हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो का टॉपिक होगा ओम्स लॉ। ये 10th क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो एक रिलेशन देता है बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब ये लॉ की स्टेटमेंट तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर इसका मतलब समझिए कि कहना क्या चाहता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर मेरे पास एक सर्किट है जिसमें एक कोई डिवाइस या रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उसमें से कितना करंट फ्लो करेगा वो किस बात पे डिपेंड करता है। तो क्लियर सी बात है, अगर मैं आपको जनरल आपके ऐसे जो कॉमन सेंस होता है उससे पूछूं, तो अगर मैंने यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी लगाई तो कितना करंट होगा, 4 वोल्ट की बैटरी लगाई तो कितना करंट होगा, 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तो कितना करंट होगा, अगर ये चीज़ हमारी सेम रही तो सिंपल सा आंसर हमें मिलेगा कि जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और यही हमारा ओम्स लॉ है। ज़्यादा इसमें कुछ वो करने की बात नहीं है, ठीक है। तो ओम्स लॉ का अगर मैं स्टेटमेंट लिखूँ तो ओम्स लॉ कहता है अकॉर्डिंग to the Ohm's law, the amount of current flowing in an or the amount of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided the temperature remains same। ठीक है। तो मैंने क्या कहा, देखिए एक तो वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि इस पर सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो किस बात पर डिपेंड करता है कि इसके जो एंड्स हैं इस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। अगर आप देखिए, जैसे मैंने आपको बॉल वाला एग्जांपल पहले बताया था, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो तब तो ये मूव ही नहीं करेगा बॉल, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करूं तो क्या होगा, ये मूव करना शुरू हो जाएगा, और जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतने ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगा। तो सिमिलर वे में हम कह सकते हैं कि जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दो एंड्स पे ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा करंट सर्किट में फ्लो करेगा, बट कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर रिमेन्स सेम, ठीक है। ऐसा क्यों होगा मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ कि टेम्परेचर और हम बाकी फिजिकल कंडीशन जैसे प्रेशर है और बाकी चीज़ें हैं उनको भी कांस्टेंट रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेन हमारा टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है जिसमें मैंने आपको बताया, ये वही कहता है कि सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम देखें, तो मैथमेटिकल फॉर्म में हालांकि जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, the amount of current flowing is directly proportional to potential difference applied, ठीक है। पर आपको बुक्स में इस तरह से लिखा हुआ नजर आ जाएगा, ठीक। तो हालांकि मैं इसको बहुत फेवर नहीं करता हूँ, बट स्टिल हम इसी को लेते हैं। तो इससे क्या मिलकर आता है कि अगर दोनों तरफ आई से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो हमें मिलेगा कि v बाई आई का जो रेशियो निकल के आएगा वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी निकल के आएगी, ठीक। जो वी आई का रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी सर्किट में। अगर आपने एक सर्किट ले लिया है, ठीक, अगर आपने एक सर्किट ले लिया और उसमें आपने कुछ वी अप्लाई किया और कुछ करंट फ्लो कर रहा है, अगर आप इसको ऐसे रंग देते हैं, मतलब इसको भी चेंज नहीं करते इस वैल्यू को, जो आपका कुछ भी डिवाइस होता है, बल्ब हो सकता है, कोई दूसरा डिवाइस हो सकता है, अगर आप इसको ऐसे रंग देते हैं
ठीक है, उसको चेंज नहीं करते, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा, तो अब V की वैल्यू इंक्रीज कीजिए, I की वैल्यू इंक्रीज करेगी, V की वैल्यू डिक्रीज कीजिए, I की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, और जो V I का जो रेशियो होगा ये हमेशा एक फिक्स नंबर ही रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा, और इसी कांस्टेंट को हमने कहा R, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो V I का रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, और दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड R, so this give me V is equal to IR, the famous Ohm's law। ठीक है, जिसमें R को हम कहते हैं R is a proportionality constant, known as रेजिस्टेंस। अब जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो नाम से क्लियर है, रेजिस्ट करना, रेजिस्ट मतलब अपोज करना। तो रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस इसकी एक प्रॉपर्टी है सर्किट में जो हमने कंडक्टर लगाया है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, सर्किट में करंट के फ्लो को अपोज करेगा। तो कोई भी आप जो डिवाइस लगाते हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि सर्किट में जब करंट फ्लो करता है तो जितना भी अच्छा कंडक्टर क्यों ना हो, अगर सुपर कंडक्टर जितना भी अच्छा कंडक्टर क्यों ना हो, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है, और जिसकी वजह से सर्किट में करंट के फ्लो को अपोज करता है, और उसकी उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसमें कई क्वेश्चंस बनेंगे या फिर प्रैक्टिकल में भी है, कि अगर मैं V और I की अलग अलग वैल्यू लो सर्किट में, ठीक है, कि मान लीजिए मैंने सर्किट बनाया, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हम V ले रहे हैं। अब V की वैल्यू, और सर्किट में कुछ करंट आ रहा है। अब सपोज मैंने शुरू में एक V की कुछ वैल्यू ली, सपोज ये वेरिएबल हमारा है, ठीक, वेरिएबल वोल्टेज मतलब मैं वोल्टेज के सोर्स को चेंज कर सकता हूँ, उसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ, कई तरह के हमारे पास मल्टी वोल्टमीटर आते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले एक सेल लगाया, फिर 2 सेल, फिर 3 सेल, फिर 4 सेल, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसको, कि पहले 1.5 वोल्ट की एक सेल लगाया, फिर 2 सेल लगा दो 3 वोल्ट हो जाएगा, फिर 3 सेल लगा दो 4.5 वोल्ट हो जाएगा। आप एक 9 वोल्ट की बैटरी का यूज़ कर सकते हैं, तो आप ऑल्टरनेटिवली वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। तो आप वोल्टेज चेंज करते जाइए, आप V की वैल्यू को चेंज करते जाइए, और कॉरस्पॉन्डिंग I की वैल्यू को चेंज कर की जो वैल्यू है उसको नोट कीजिए। उसको मेजर कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे एक एमीटर लगाया होगा करंट को नोट करने के लिए, और इसके ऊपर एक वोल्टमीटर लगाया होगा पोटेंशियल को नोट करने के लिए, ठीक है। तो आप V और I की वैल्यू को मीटर की हेल्प से चेक करते जाइए, यहाँ पे कुछ वैल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग I की वैल्यूज भी मेरे पास आ जाएंगी, और उन वैल्यूज को जब मैं प्लॉट करूंगा तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो कहते हैं VI ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मेरे पास निकल के आती है उसे हम कहते हैं स्लोप। तो इस ग्राफ का स्लोप निकालिए, तो स्लोप हालांकि आपने क्लास 9th में निकाला होगा, फिर भी देखिए स्लोप का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके पास होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये y2 y1 क्या है कि दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। तो अपनी चॉइस से कहीं पे भी y एक्सिस पे 2 पॉइंट्स सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैंने एक पॉइंट ये सेलेक्ट किया, एक पॉइंट ये सेलेक्ट किया है, सो माय दिस पॉइंट इज y1, दिस पॉइंट इज y2, एंड कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आप इस पे x पे लीजिए। So this point is x1 and this point is x2, ठीक है। तो आप उन पॉइंट की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। अब चूंकि ग्राफ मेरा VI ग्राफ है तो y एक्सिस में मेरे पास V है, so this quantity is going to be V2 minus V1, और नीचे क्वांटिटी मेरे पास आ जाएगी I2 minus I1। तो वोल्टेज में से कुछ मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, so I still get a voltage और वोल्ट और डेल्टा V, और नीचे मुझे बस करंट ही मिलना है, or better I would call it potential difference instead of voltage. I'll get a potential difference which is V of course. So this is nothing but V by I. और जैसा कि ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि V is equal to IR, so V by I is equal to R. So means this quantity is R.
ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है इसका जो स्लोप होगा मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अब स्लोप का आइडिया है एक तरह का हमका हिंदी अनुवाद करके ढलान होता है, ठीक। तो अब आप अगर आप अलग अलग ग्राफ को देखिए, तो अगर मैं कुछ ग्राफ बनाऊं A B C, तुम कहेंगे कि C का स्लोप सबसे ज्यादा है, आप इसको ध्यान सबसे ज्यादा है, जबकि A का स्लोप सबसे कम है। तो स्लोप किसके बराबर था, रेजिस्टेंस के बराबर। तो जब इसका स्लोप सबसे कम है तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस भी सबसे कम होगा। C का स्लोप सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस भी सबसे ज्यादा होगा। तो VI ग्राफ की एक तो खासियत ये है कि आपसे कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि नेम द क्वांटिटी व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्लोप ऑफ VI ग्राफ। एंड सेकेंडली, जैसे आपको एक एक ग्राफ पे 2 लाइन या 3 लाइन ड्रॉ करके दे दिया, फिर पूछा बताओ किस जो हमारा वायर है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, किसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो डायरेक्ट है आपको सारा आइडिया स्लोप से मिलेगा। तो उसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप सबसे कम है उसका रेजिस्टेंस भी सबसे कम होगा। हाँ, आपको एक बात का ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है कि ये ग्राफ VI ग्राफ होना चाहिए, तभी आपको स्लोप जो है रेजिस्टेंस देगा। लेकिन कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं कि VI ग्राफ की जगह यहाँ पे I यहाँ कर देते हैं, V यहाँ कर देते हैं और ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। और फिर पूछते हैं बताइए कि किस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आप ये देखिए कि ये ग्राफ रिवर्स हो गया है, इस बार जो स्लोप होगा वो हमें R नहीं देगा। अगर मैं इसी फॉर्मूले पे जाऊँ, स्लोप के फॉर्मूले पे ही, तो इस बार Y एक्सिस पे, इस ग्राफ को देखिए, इस बार Y एक्सिस पे मेरे पास I है, तो इट इज I2 माइनस I1 एंड दिस इज V2 माइनस V1। तो ये ऊपर करंट, नीचे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इस बार ये मुझे देगा 1/R, बिकॉज V इज इक्वल टू IR। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि V बाई I इज इक्वल टू R, सो I बाई V इज इक्वल टू 1/R, ठीक है। तो इस बार जो स्लोप होगा वो मुझे 1/R देगा। तो इस केस में उल्टा होगा, देखिए इनवर्सली रिलेशन है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा, क्योंकि इनवर्स है ना, देखिए डिवाइड में जितनी बड़ी क्वांटिटी होगी क्या नंबर छोटा आएगा। तो इस केस में जो A है, A का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, B का रेजिस्टेंस कम होगा। आप इसको इस बात से भी समझ सकते हैं कि दोनों का आप सेम वोल्टेज या सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके देखिए। देखिए जब मैंने इसको सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया दोनों के लिए, तो इसमें करंट कम आ रहा है जबकि इसमें करंट की वैल्यू हाई है। तो जब सपोज इस सेम वोल्टेज, सपोज मैं लेट कर दूं 5 वोल्ट, जब मैं दोनों को 5 वोल्ट अप्लाई किया तो इसमें कम करंट आता है, इसका करंट ज्यादा आता है। तो रीजन क्या है कि इसमें करंट कम फ्लो हो रहा है। क्यों कम फ्लो हो रहा है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहाँ से भी निकल के आता है कि A वायर ही है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। बाकी डिटेलिंग हम नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।